हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 जुलाई की क्लास। एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है? देखिए, डिमिनिशिंग जो वर्ड है ये डिमिनिश है। डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस या डिक्रीज। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? या तो आप कह सकते हैं रिड्यूस या फिर क्या कह सकते हैं डिक्रीज, कम होना, कम करना। ठीक है, और रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? तो दूसरा शब्द है रिटर्न्स, और रिटर्न्स का मतलब होता है मुनाफा। क्या कहते हैं? मुनाफा। तो इसको कहेंगे प्रॉफिट। रिटर्न्स का मतलब है प्रॉफिट, डिमिनिश का मतलब है रिड्यूस या डिक्रीज। जब आईएनजी लग रहा है तो याद रखें, आईएनजी लगकर तीन चीजें हो सकती हैं। या तो वो वर्ब हो सकती है, ठीक है, वर्ब तो होती है खैर, या फिर वो नाउन के रूप में काम करें, और या फिर हो सकता है कि वो एडजेक्टिव के रूप में काम करें। तो यहां समझिए कि रिटर्न्स जो है वो नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करता है कौन? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव होगा आपका, रिटर्न्स यहां पे नाउन होगा। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा मुनाफा जो घटता हुआ है, जो लगातार घट रहा है, उस मुनाफे को हम क्या बोलेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, ऐसा मुनाफा जो घट रहा है। ठीक है, किस बारे में एडिटोरियल है? तो ये है इंडिया और इसका जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एससीओ बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एससीओ। तो इस एससीओ में भारत का जो एंगेजमेंट है उसको लेकर, भारत जो इसमें इन्वॉल्व है, एंगेजमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट। ठीक, तो भारत जो एससीओ के अंदर इन्वॉल्व है, एससीओ एक ग्रुपिंग का नाम है, एक समूह का नाम है, उसमें जो भारत शामिल है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो पढ़ते हैं विस्तार से। देखिए, कह रहा है इंडिया बेनिफिटेड, भारत ने लाभ उठाया। बेनिफिट मतलब लाभ उठाया, किस रूप में? एक मेंबर के रूप में। मेंबर किसका है? एससीओ का। बट द फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, लेकिन लेखक कह रहा है कि ठीक है, तुमने जो लाभ उठा लिया वो तो ठीक, पास्ट में तो तुमने सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन भविष्य ब्राइट नहीं है, भविष्य आपका उज्जवल नहीं है इस ग्रुप के साथ। अब देखिए, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एससीओ हो गया। एससीओ के बारे में बता रखा है, ये क्या है तो डैश लगा के बताया, इसको हाइफन बोलते हैं। ये जो ये चिन्ह होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? हाइफन। इस चिन्ह का नाम क्या है? हाइफन। अब हाइफन लगा के इसको समझाया है। क्या समझाया है? इसमें समझाया है कि भाई जो एससीओ है ये क्या है? काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग। स्टेट का मतलब देश मानिए, हेड का मतलब मुखिया, काउंसिल का मतलब परिषद होता है, एक ग्रुप होता है। मैंने पहले भी बताया था इस बारे में कि ये दो वर्ड्स ध्यान रखें। एक तो होता है काउंसिल, कुछ ऐसी एग्जाम्स जहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पूछते हैं वहां पे काम आएगा, या फिर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के काम आएगा। काउंसिल और काउंसिल में डिफरेंस क्या है? ये तो होता है साहब परिषद। क्या होता है? परिषद। और ये जो है इसका मतलब होता है सलाह देना। काउंसिल का मतलब क्या होता है? सलाह देना। और ये क्या होता है? परिषद। ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि जो एससीओ है, एससीओ क्या है? ये जो देश के हेड्स होते हैं ना, उसके काउंसिल है, उसका एक ग्रुप है। ठीक है, ये किसके द्वारा होस्ट किया गया एससीओ को? होस्ट मतलब मेजबानी करना, होस्ट का उल्टा होता है गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान और होस्ट का मतलब मेजबान। तो इसकी मेजबानी की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब की बात है? ट्यूसडे की बात है। और इस चीज ने क्या किया? मार्क्ड, इसने चिन्हित किया है, द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने समिट ऑफ रीजनल कंट्रीज की क्षेत्रीय कोई देश हैं और उस क्षेत्रीय देशों के समिट को, समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता, ठीक है, एक प्रकार से मीटिंग कह दीजिए समिट को। तो इस प्रकार की मीटिंग को भारत ने चेयर किया। भारत ही इसका क्या कहें कि एक मुखिया, मतलब एक प्रकार से अध्यक्षता भारत ने की हो, ऐसा क्या हुआ है? पहली बार हुआ है। ठीक, काम की बात सुनना। काम की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले दय नहीं है। बहुत बार पहले भी डिस्कस हो चुकी है ये कहानी कि प्राइम मिनिस्टर से पहले दय इसलिए नहीं है साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम इसमें दे रखा है। तो जब नाम नहीं होता तो दय प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे होता। ऐसा ही प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है तो दय लगाइए, प्रेसिडेंट मुर्मू दे रखा है तो दय मत लगाइए। ठीक है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर दे रखा है तो दय लगाइए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे रखा है तो दय मत लगाइए। और ये ट्यूसडे से पहले ऑन है क्योंकि हम इसी दिन की बात कर रहे हैं, ट्यूसडे की ही बात कर रहे हैं, इसलिए ऑन का प्रयोग करना ही है। तो पर्टिकुलर किसी डे या डेट की हम बात करते हैं, किसी भी दिन या तारीख की बात करते हैं तो उससे पहले हम ऑन लगाते हैं, अगर उसी दिन की और उसी तारीख की बात है तो।
तो यहां तक की कहानी क्या थी कि एससीओ को समझाया कि ये क्या है, ये एक प्रकार की मीटिंग हुई, किसकी, जो देश के मुखिया होते हैं उनकी एक परिषद है उसकी मीटिंग। इसको हेड किसने किया, तो एससीओ की मीटिंग को होस्ट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब की बात है, ट्यूसडे की। और इस चीज़ ने ये बताया, चिन्हित किया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत ने क्षेत्रीय देशों के समिट को क्या किया, चेयर किया है। चेयर मतलब अध्यक्षता की है, ठीक है। रीजनल का क्षेत्रीय है, और जिन शब्दों के एंड में एल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और कंट्रीज है वो नाउन है। आगे देखिए, इंडिया बिकेम ए फुल एससीओ मेंबर इन 2017। भारत बना, बिकेम क्या है, सेकेंड फॉर्म। किसकी सेकेंड फॉर्म है, बिकम की। तो बिकम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कम केम कम है, वैसे ही बिकम बिकेम बिकम है। सेकेंड फॉर्म इसकी बनती है बिकेम, और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, बिकम। तो ये बिकम बिकेम बिकम, होना या बन जाना, ये इसका मतलब है। तो कह रहा है कि भारत, यहाँ भारत जो है वो बना क्या, फुल एससीओ मेंबर, एससीओ का एक पूर्ण सदस्य बन गया। कब की बात है, 2017 की। तो जैसा मैंने कहा था कि पर्टिकुलर डे और डेट हो तो ऑन लगाते हैं, वैसे ही ध्यान रखें कि पर्टिकुलर अगर कोई ईयर का नेम है या मंथ का नेम है तो इन लगाते हैं, अगर वर्ष का नाम है या महीने का नाम है तो इन लगाते हैं, डे या डेट है तो ऑन लगाते हैं, अगर उसी वर्ष उसी महीने उसी दिन उसी तारीख की बात है तब की बात है, ठीक है। तो भारत यहाँ पूर्ण सदस्य बना एससीओ का 2017 में, अलोंग विद पाकिस्तान। किसके साथ, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान भी यहाँ पे पूर्ण सदस्य बन गया। द गवर्नमेंट हैज हेल्ड, हेल्ड क्या है, ये होल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। अब आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि यहाँ पे देखकर बताइए कि ये सेकंड है कि थर्ड फॉर्म है, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि साहब यहाँ पे हैज है, वो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसलिए इसे हम थर्ड फॉर्म कहेंगे। तो जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है, ये डिस्टिंग्विश करना होता है कि वो सेकंड है कि थर्ड फॉर्म है, तो बहुत आसान तरीका है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो वो थर्ड फॉर्म होगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो वो सेकेंड फॉर्म होगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे होल्ड किया, मतलब कहें कि गवर्नमेंट ने एक निर्णय दिया, एक प्रकार से एक चीज यहाँ पे जजमेंट दिया। सरकार ने ये कहा, क्या कहा कि ज्वाइनिंग द ओरिजिनली यूरेशियन ग्रुप, ज्वाइनिंग, ज्वाइन करना। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो नाम लिख लीजिए इसका, ये जेरेंड होगा। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो क्या होगा, जेरेंड। तो ओरिजिनली मतलब मूल रूप से, यूरेशियन का मतलब है यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन का मतलब क्या है, यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप और एशिया दोनों देशों के जो दोनों मतलब महाद्वीप के सदस्य देश इसमें शामिल हैं। तो मूल रूप से जो यूरेशियन ग्रुप है उसको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट था। ये ज्वाइनिंग की वर्ब है वॉज, इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव। एज का मतलब है क्योंकि, बिकॉज, कंजंक्शन है। कारण क्या है, क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज है, जो सदस्य देश हैं इसके, वो मेकअप करते हैं। मेकअप का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे इस मेकअप का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, कवर करते हैं। क्या, 1/3 किसका, ग्लोबल जीडीपी का। जितनी पूरी विश्व की जीडीपी है उसका 1/3 यही सदस्य देश या यही देश कवर करते हैं। 1/5 भाग ग्लोबल ट्रेड, पूरा वैश्विक व्यापार जो होता है उसका 1/5 भाग कवर करते हैं। और 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स, और जितने तेल के भंडार हैं, रिजर्व्स का मतलब स्टोर है, भंडार हैं, उसका 1/5 भाग ये कवर करते हैं। और लगभग 44% नेचुरल गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार कवर करते हैं। इसलिए इसमें शामिल होना इंपॉर्टेंट हो गया था। ज्वाइनिंग की वर्ब है वो वॉज है। तो कह रहा है कि ज्वाइन करना मूल रूप से यूरेशियन ग्रुप को इंपॉर्टेंट था। कारण है ये, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी देखिए 1/3 भाग कवर करता है, ग्लोबल ट्रेड 1/5 भाग कवर करता है, ग्लोबल ऑयल के रिजर्व 1/5 इन्हीं देशों के पास है, और लगभग 44% नेचुरल गैस इन्हीं देशों के पास है। तो ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इज है ना, ये इसकी वर्ब है, ये वाला, ठीक है। साथ ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो एडवर्ब होता है। ऑल्सो की पोजीशन हम सेंटेंस के शुरू में रख सकते हैं। एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में आ सकता है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। तो कह रहा है कि साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फोकस, किसका, भारत का फोकस। और फोकस के साथ में हम क्या लगाते हैं, ऑन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए कि भारत का फोकस किस चीज पर है, रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय सुरक्षा और मतलब जुड़ाव या संबंध को लेकर, ठीक है। तो भारत का फोकस ये भी था कि क्षेत्रीय सुरक्षा होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। डैश लगा के बताया है, पूरा समझाया है। क्या, एरियाज, ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र कौन से, जो की हैं, की मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, भारत की ग्रोथ और मेकिंग अप इट्स चैलेंजेस, और जो भी चुनौतियां हैं भारत के सामने उसको मेकअप करने के लिए, ठीक है। मेकअप का मतलब होता है एक क्षतिपूर्ति करना कह सकते हो, कंपनसेट करना कह सकते हो। लिख रहा हूं मैं यहां पे, मेकअप का जो मतलब है वो क्या होता है, कंपनसेट करना,
क्षतिपूर्ति करना। मेकअप के बहुत सारे मतलब होता है, इन्वेंट करना भी होता है, आविष्कार करना भी होता है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनसेट करना, भरपाई करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना भी होता है, ठीक है। तो यही तो अंग्रेजी की मतलब एक कह सकते हैं कि एक अलग चीज़ जो इस भाषा में देखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रसंग में अलग अलग मीनिंग देती हैं। तो क्या कह रहा है कि भारत के लिए फोकस जो है भारत का क्षेत्रीय सुरक्षा और जो कनेक्टिविटी है उस चीज़ पर लेकर, तो यहाँ समझाया है कि वो क्षेत्र की बात कर रहा है जो भारत के ग्रोथ और जो चैलेंजेस है भारत के सामने, चुनौतियां हैं, उसका भरपाई करने के लिए काम आएंगे क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन से काम, कौन से एरियाज की बात कर रहा है, सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल के लिए करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, सच एज के स्थान पे फॉर एग्जाम्पल भी लिखा जा सकता है। जैसे कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, ठीक है, और चाइनीज अग्रेशन, और चाइना का आक्रामकता। अग्रेशन क्या होता है, आक्रामकता। एज वेल एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और चाइना ने एक बेल्ट और रोड इनिशिएटिव चला रखा है जिसके तहत लगातार अवैध निर्माण चाइना कर रहा है। ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, और एससीओ का में सदस्य देश बनने के बाद भारत इन चीज़ों को टैकल कर सकता है, इनके साथ डील कर सकता है, ठीक है। एग्रेशन का मतलब लिख लीजिएगा आक्रामकता। बीइंग इनसाइड द टेंट, टेंट का मतलब है एक प्रकार से, देखो इनसाइड द टेंट, जैसे टेंट अगर मान लो मैं यूँ बना दूँ टेंट, और इसके अंदर अगर आप हैं तो पाकिस्तान भी यहाँ है, चाइना भी यहाँ है, भारत भी यहाँ है। तो इस प्रकार से आप एक ही ग्रुप में हैं, ठीक है, ये एक ही गुट में है। तो अगर आप एक ही ग्रुप में है, एक ही गुट में है, एक ही समूह के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बीइंग की वर्ब है। और फिर देख लो, जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती है, जिसको देखकर हम क्रिया लगाते हैं, वो सब्जेक्ट है। अगर आपको नहीं पता चलता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ये सब्जेक्ट, तो बड़ा आसान तरीका है, द वर्ड अकॉर्डिंग टू विच अ वर्ब इज अप्लाइड इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जिसके अकॉर्डिंग वर्ब को अप्लाई किया जाता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये वाला है, और जब सब्जेक्ट आईएनजी रूप लेके आता है तो उसे हम नाम देते हैं जेरेंड है, ठीक है। तो कह रहा है इनसाइड द टेंट होना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ग्रुप में, एक गुट में होना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एज पाकिस्तान इज ए मेंबर, विशेष करके इस रूप में मान लो कि पाकिस्तान एक सदस्य है, पाकिस्तान की वर्ब इज है, ठीक है। इवन इफ, चाहे, दैट मीन्स कंडक्टिंग जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब पाकिस्तान भी सदस्य देश है, और इसका मतलब चाहे ये हो कि कंडक्टिंग जॉइंट एक्सरसाइज अंडर द एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपको साथ में एक्सरसाइजेज करनी पड़े, किसके तहत, एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के तहत। एससीओ ने एक चीज बना रखी है, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, एक ढांचा बना रखा है जिसमें आतंकवादी रोधी गतिविधियां चलाई जाती हैं। तो उसके तहत पाकिस्तान भारत दोनों को साथ में अभ्यास करना पड़े, जॉइंट एक्सरसाइज। तो पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद फैलाता है, अगर ये बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी जाए तो फिर वो दूध सुरक्षित रहेगा। कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको सामने मिलेंगी। द एससीओ ऑल्सो गिव्स इंडिया, अब ऑल्सो यहाँ पे है फिर से एडवर्ब, और ये दे रखा है मैन वर्ब से पहले। तो एक आपने ऑल्सो देखा सेंटेंस के बाहर, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस से पहले एक ऑल्सो देख रहे हो आप मैन वर्ब से पहले। तो ऐसा हो सकता है कि मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आ जाए। तो एससीओ यहाँ पे भारत को देता है क्या, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का मतलब एक प्रकार से एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप साथ में परस्पर संपर्क में आते हैं, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है एससीओ, किसके साथ, सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। जो भी केंद्रीय एशियन मार्केट्स हैं, जो भी एशिया का मार्केट है, वहां भारत का भी एक्सेस होगा, और जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन तक भारत की पहुंच भी होगी। तो ये यहाँ पे एससीओ प्रोवाइड करता है। तो एससीओ की वर्ब है गिव्स, इंडिया है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फाइनली, अंततः, ये भी एडवर्ब है क्योंकि एलवाई लग रहा है। जिन शब्दों के एंड में एलवाई आता है वो सब एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। अंततः ज्वाइनिंग द एससीओ, फिर देख लो सब्जेक्ट बन रहा है ज्वाइनिंग, इसकी वर्ब है वॉज। मैंने क्या कहा, जिस चीज को देखकर क्रिया लगती है वो सब्जेक्ट होता है, तो ज्वाइनिंग को देखकर हम वॉज लगा रहे हैं। और जब आईएनजी फॉर्म लेकर सब्जेक्ट होता है तो उसे हम जेरेंड नाम देते हैं। तो ज्वाइनिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड। तो एससीओ को ज्वाइन करना एक की पार्ट था, की का मतलब इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण भाग था। किस चीज का, इंडियाज स्टेटेड एम्बिशंस, भारत ने जो महत्वाकांक्षाएं बताई हैं। स्टेटेड का मतलब है टोल्ड, एक प्रकार से स्टेट की हुई, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको आप कहेंगे ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल। तो जब एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, जब एडजेक्टिव को हम थर्ड फॉर्म के रूप में लेते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। तो भारत के जो भी एम्बिशंस हैं, भारत ने जो भी अपने एम्बिशंस स्टेट किए हैं, बताए हुए हैं, अभिव्यक्त जो महत्वाकांक्षाएं हैं,
इस मतलब ये इसका मुख्य हिस्सा है। तो एससीओ को ज्वाइन करना एक मुख्य हिस्सा है किस चीज का, भारत की जो महत्वाकांक्षाएं रही हैं उस चीज का मुख्य हिस्सा है। एम्बिशंस किस चीज को लेकर, मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है अनेकों गुटों में भारत हो, जैसे भारत कोड के अंदर भी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, भारत एससीओ में भी है, चाइना भी है और यहाँ पे पाकिस्तान भी है, तो एससीओ के अंदर भी है। तो ये मल्टी लग गया मतलब बहुत हो गए, दो से ज़्यादा हो गए। अलाइनमेंट का मतलब है एक प्रकार से यहाँ पे अलाइनमेंट का मतलब ये मानो कि उसी ग्रुप में है, ठीक है। तो मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे गुटों में भारत हो। एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और साथ में भारत की महत्वाकांक्षा क्या थी, रणनीतिक स्वायत्ता। स्ट्रेटेजी जब बनाए तो भारत अपने फ्रीडम से बनाए। ऑटोनॉमी क्या होता है, फ्रीडम, आज़ादी, स्वायत्ता, किसी का उस पर अधिकार नहीं। तो भारत जब भी स्ट्रेटेजी बनाए तो उसमें कोई भी भारत में दखल अंदाजी ना करे, भारत की नीतियों में, भारत खुद से स्ट्रेटेजी बनाए, ये चीज़। वाइल बिकमिंग, मैंने शायद किसी एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ है कि वाइल के बाद में जब भी आप क्रिया लगाते हो, ठीक बाद में, बीच में कोई शब्द आ गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जब भी वाइल के ठीक बाद में कोई क्रिया लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में आता है, तो ये वाइल बिकमिंग ए बैलेंसिंग पावर इन द वर्ल्ड। तो भारत की जो महत्वाकांक्षा है वो बता दी, और भारत साथ में क्या बनना चाहता है, वाइल ये भी बताता है। इवन एज का मीनिंग भी देता है वाइल, मतलब ये तो है ही महत्वाकांक्षा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत को चाहिए, मल्टी अलाइनमेंट भारत को चाहिए, लेकिन साथ में भारत बनना चाहता है पूरे विश्व में एक बैलेंसिंग पावर, संतुलन स्थापित करने वाली ताकत, ठीक है। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पहले दे लगता है, ये कब तक, जब तक हम उस ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, जो मैप पर आप वर्ल्ड देखते हो, जो महाद्वीप हैं, जो देश हैं, महासागर हैं, इन सब की बात करते हो, वो है वर्ल्ड, वो यहाँ लगेगा द। अगर तुम्हारी अपनी एक दुनिया है, तुम्हारा अपना एक वर्ल्ड है, तो उससे पहले हम लगाते हैं ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है, इट की वर्ब सीम्स है, क्या लगता है, नो कोइंसिडेंस, कि कोई ये संयोग नहीं है। नो है डिटर्मिनर, कोइंसिडेंस है नाउन, डिटर्मिनर के बाद नाउन लगता है। और वैसे भी याद रखें कि जिन वर्ड्स के एंड में ENCE आता है वो सब नाउन होते हैं। और कह रहा है कि इस बात में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा कोई संयोग नहीं है दैट द मोदी गवर्नमेंट जॉइंड द रिवाइव्ड का मतलब फिर से एक्टिव हुआ हुआ, रीएक्टिवेटेड, रीस्टोर्ड, मतलब फिर से मतलब कहें कि वापस से सक्रिय होया हुआ, उसको बोलता है रिवाइव्ड, जिसका रीबर्थ हुआ, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मोदी सरकार ने रिवाइव्ड कोड को ज्वाइन कर लिया, मतलब कोड जो ग्रुप था जो बीच में निष्क्रिय पड़ गया था उसको भी ज्वाइन कर लिया। और उसमें बाकी देश कौन कौन से हैं, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। यूएस के पहले द है, बाकी जापान और ऑस्ट्रेलिया से पहले द नहीं है, क्योंकि यूएस में यू का मतलब यूनाइटेड है। जहां पे यूनियन और यूनाइटेड शब्द होते हैं वहां पे देशों के नाम से पहले हम द लगाते हैं। इन द सेम ईयर, और ये उसी वर्ष में है, 17 के अंदर ही ज्वाइन किया कोड, 17 में ज्वाइन किया एससीओ, दैट इट टुक अप द फुल एससीओ। कौन सा साल है, वही साल जब इट आ रहा है मोदी सरकार के लिए, टुक अप का मतलब अपने हाथ में लेना, द फुल एससीओ मेंबरशिप, जब भारत ने सदस्यता ग्रहण की थी एससीओ की, उसी वर्ष कोड के अंदर भारत शामिल हो गया। तो कह रहा है कि महज संयोग नहीं है, भारत ने जो महत्वाकांक्षाएं अपनी बता रखी है, जग जाहिर कर रखी है, उसी पे भारत सरकार काम कर रही है। ओवर द पास्ट ईयर, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, ये प्रेपोजिशन है। तो कह रहे पिछले साल के दौरान, दिस हैज बिकम एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, यह बन चुकी है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, क्या, एक आर्थिक आवश्यकता, एंड डिटर्मिनर है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, नेसेसिटी नाउन है। तो टी एंडिंग वर्ड्स एग्जैक्ट नाउन होते हैं, ध्यान रखना, तो ये नेसेसिटी नाउन है। तो कह रहा है कि ये एक आर्थिक आवश्यकता बन चुकी है कि इंडिया है चोजन टू बी न्यूट्रल, क्या, क्योंकि भारत ने अपने आप को न्यूट्रल होना चुना है। चोजन जो है वो चूज की थर्ड फॉर्म है, चूज होती है फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है सेकंड फॉर्म, और चोजन होती है थर्ड फॉर्म। भारत ने चुनाव किया है क्या, कि हम न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल क्या होता है, हम इनडिफरेंट रहेंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे, किसी का साथ छोड़ेंगे नहीं, निष्पक्ष रूप से तटस्थ रहकर बात करेंगे। तो भारत ने चुना है न्यूट्रल रहना, किस चीज को लेकर, यूक्रेन वाली लड़ाई को लेकर। बेनिफिटिंग फ्रॉम फ्यूल एंड फर्टिलाइजर परचेजर फ्रॉम रशिया, अब चूंकि भारत न्यूट्रल था इसलिए भारत यहाँ पे लाभ उठा रहा है, किस चीज से, फ्यूल और फर्टिलाइजर, मतलब रशिया से इसको फ्यूल भी उपलब्ध हो रहा है और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक की खरीदारी भी यहाँ से चल रही है। अगर तटस्थता नहीं दिखाता भारत, मान लो यूक्रेन का साथ देता, तो रशिया यहाँ भारत को फ्यूल और फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करवाता। तो ये है भारत की स्ट्रेटजी। ये था इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल
एक नए एडिटोरियल के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।